तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का कलम करंट अफेयर्स वाला हिस्सा देख रहे थे। आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखेंगे हम लोग। कुछ मैंने इम्पोर्टेंट लिस्ट तो आपको बताई है, लेकिन आज आपको मैं आप खुद स्वयं कैसे आप निकाल पाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या है कि हम लोग 1-1.5 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं ना, तो इस लेक्चर में तो हो सकता है कि वो सब बातें ना आ पाए, लेकिन आप जब खुद पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने 10 घंटे इकोलॉजी इन्वायरमेंट की पढ़ाई की, तो उस 10 घंटे में आप इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे निकालेंगे वो समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं 1.5 घंटे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और वो परीक्षा में आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और आ भी जाएंगे तो 4 या 5 प्रश्न भी दिख गए 100 प्रश्नों में, तो भी आप कहोगे सर आपने बताया था उसमें बहुत कुछ आया, क्योंकि वो तो अच्छा लगता है कि सर ने बताया था क्लास में, सीधा सीधा प्रश्न पूछा है। लेकिन 4 और 5 प्रश्न कभी आ गए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 आ गए, 10 आ गए, और सिलेक्शन तो उससे होगा नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तो वही 60-70 प्रश्न ठीक करने पड़ेंगे, यूपीएससी में 60, एमपीपीएससी में 70 से ऊपर, तभी बात बनेगी। तो ये तो उंगली कटा करके शहीद होने जैसा हो गया कि हमने 10 प्रश्न तक आपको बता दिए और आपने क्रेडिट हमको दे दिया कि सर आपने पढ़ाया वो बहुत आया था। तो 10 प्रश्न भी आ जाते तो ऐसा लगता है कि सब बताया हुआ है, लेकिन बाकी के जो 60 प्रश्न आप हल करोगे उन 10 के अलावा, वो आप खुद उस पढ़ाई से करोगे जो आप खुद 10-12 घंटे रोज करते हो। तो आज हम वो कला सीखेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे निकालें, खास करके जब विषय विशेषज्ञ न हो, उस विषय के जानकार न हो, तब कैसे निकालें। तो कल मैं सिंक्रोनाइजेशन बता रहा था, आज मैं रिदम बताऊंगा। रिदम, तालबद्धता। दरअसल हर सब्जेक्ट की एक तालबद्धता होती है, और तालबद्ध होना मतलब संगीत। जब आप तालबद्ध नहीं होते तो उसको बोलते हैं कि ये बेसुरा हो गया। तो संगीत सुर में कब होता है? जब वो ताल के साथ होता है, सुरों में होता है, स्वरबद्ध और तालबद्ध होता है। तो इकोलॉजी बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, ये ताल में और राग में क्रम में बहता है। इस क्रम को जो डिस्टर्ब करेगा वो प्रश्न है। अब आया समझ? इस प्रवाह को, इस क्रम को जो भी डिस्टर्ब करेगा वो क्वेश्चन बन जाएगा। और क्रम का बने रहना, प्रवाह का बने रहना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है कि इस क्रम को बाधित मत होने दो। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन प्रभाव, ये सब क्या है? ये क्रम को बाधित करते हैं, कल हमने बात की थी। उसके अलावा जंगलों में जो शिकार होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का विनाश होता है, जानवरों का शिकार होता है, व्यापार होता है जानवरों का, ये सब उस क्रम को तोड़ते हैं। जानवर बढ़ते रहें, फल फूलते रहें, पेड़ लगे हुए हों, नदियां, झरने बहने के लिए है। झरने और नदियां हमेशा बहती हुई रहनी चाहिए, तालाब लबालब होने चाहिए। आपको समझ में आ रही होगी आपको बात? तालाब लबालब हो, झीलें जो है वो साफ हो, साफ झील, पानी एकदम साफ हो, उसका उसमें पानी पीने की इच्छा हो, नहाने की इच्छा हो। ऐसे हमारे वाटर बॉडीज हो। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ताल में है, सब कुछ राग में चल रहा है। और जहां कहीं गंदगी आई, जहां कहीं क्रम बाधित हुआ, वहां बदबू शुरू हो जाएगी, अलगल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन और ओवर न्यूट्रिएंट आएंगे, तो फिर डेड होने लग जाएंगे एनिमल्स, और वो तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोलॉजिकल जो आपका पिरामिड है वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। तो हर चीज जो है, जितनी भी टर्म्स है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे संगीत को बेसुरा होने से बचाने के लिए आपको स्वर में रहना पड़ता है और ताल पे रहना पड़ता है, ठीक वैसे ही इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को आप तालबद्ध रहने दो। तो जब ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के तहत बॉटनी के अंदर जब हम लोग इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं
तब वो तालबद्ध होता है। दरअसल वहां एक आदर्श स्थिति को हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। फूड चेन किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोम किसे कहते हैं, लोटिक किसे कहा जाता है, लेंटिक किसे कहा जाता है, हैबिटेट, लेंटिक हैबिटेट, लोटिक हैबिटेट, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सारी आदर्श स्थितियां होती है जब आप इकोलॉजी की थ्योरी पढ़ते हो। तो क्लासिकल इकोलॉजी जब आप पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, तो सारी आदर्श स्थितियां होती हैं। और आदर्श स्थितियां बड़ी सुहावनी सी होती, वहां कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ नहीं। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, देवताओं की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां मतलब सब कुछ ठीक ठीक है, वहां कोई चोर नहीं है, उचक्का नहीं है। लेकिन फिर पता चलता है कि इंद्र में ईर्ष्या की भावना थी, इंद्र बलात्कार भी करते हैं, इंद्र शराब भी पीते हैं। फिर ये सब चीजें आती है तो फिर बोलते नहीं स्वर्ग में भी गड़बड़ है, मतलब देवताओं में भी गड़बड़ है। तो ताल टूट गई, क्रम टूट गया, स्वर बिगड़ गया, बेसुरा हो गया। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप किताबें लेके बैठेंगे, आपको जहां जहां पे भी बेसुरापन लगे वो प्रश्न है। परीक्षा में प्रश्न उसका बनेगा जो सुर में है, उसका प्रश्न नहीं बनेगा, ध्यान रखो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना आ गया आपको। जहां सब कुछ, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर अच्छी सुगंध आती और बहुत महकते हुए फूल हैं और हिरण कूद रहे हैं और बहुत सारे टाइगर, पिछले साल इतने टाइगर थे, इस बार दुगने हो गए हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्या आएगा? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव और जानवरों का संघर्ष, ये प्रश्न। यानी कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं टाइगर घुसा है ह्यूमन हैबिटेट में, या हम घुस गए टाइगर के हैबिटेट। हम जंगलों में मकान बनाते बनाते चले गए और बोलते हैं हमारे मकानों तक आ जाता है। वो तो नेचुरल है, उसकी टेरिटरी है तो वो आएगा। तो यहां फिर संघर्ष शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जहर रख देंगे, वो गाय मार के गया, उसकी आदत है, दूसरे दिन आकर के खाता है। वो पहले दिन मारता है, दूसरे दिन आता है। तो लोग उसकी इस आदत को जानते हैं, तो उसकी जो गाय की डेड बॉडी होगी उसमें जहर मिला देंगे। अब टाइगर जब खाने के लिए आएगा तो कुछ दूर लड़खड़ा के गिर जाएगा, बस फिर उसको बेच देते हैं पोचर्स को, इलीगल ट्रैफिकिंग करने वालों। तो उसकी खाल का और उसके दांत का और हड्डियों का व्यापार हो जाएगा। तो ये है, ये सब चीजें जो है ये प्रश्न बनती है। फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, बहुत सारी खतरा पैदा हो गया है वाइल्ड लाइफ को, वो प्रश्न बनेगा। जहां बीच में से रोल या रेलवे निकल रहा है और ट्रकों से या ट्रेन से टकरा करके जानवर मर रहे हैं, वो प्रश्न बनेगा। तो सुभेद्यता, वनरेबिलिटी जितनी ज्यादा है उतने क्वेश्चंस, वनरेबल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बने। और ये वनरेबिलिटी आई किससे, उसके कारण क्या है, उस पर प्रश्न बनेगा। और फिर उसके निवारण के उपाय क्या है, वो प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। अब आपको समझ में आया, आप जब अकेले होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे निकालेंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा है समझना, वो कोई प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिए। वो पढ़ लो, इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ लो, पता होना चाहिए कि क्या है, असलियत में क्या है। लेकिन प्रश्न तब बनेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का विषय है। इसलिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्यजीव प्रबंधन। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं। आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए और सॉल्यूशन आपको देना है, वहां पर परिणाम निकाल के देना।
तो ढेरों प्रश्न ऐसे होंगे जब आप पढ़ोगे, कोई आर्टिकल पढ़ोगे, करंट अफेयर्स का और कुछ तैयारी करोगे, मार्केट से कुछ इन्वायरमेंट की किताब खरीद के लाए उसको पढ़ोगे, हमारे नोट्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे आप, जो कुछ भी पढ़ोगे उसको पढ़ते समय में आप देखोगे कि ये हर्डल्स हैं, यहाँ दिक्कतें हैं, उसको अंडरलाइन करते गए। फिर कारण लिखे होंगे कि इन कारणों से ये दिक्कतें हैं, उन कारणों को अंडरलाइन करते जाओ। फिर सॉल्यूशन लिखे होंगे कि ये उपाय है, अगर ऐसा कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बस यही तो प्रश्न है, और क्या। एनवायरमेंट इकोलॉजी की तैयारी हो गई। अब ये हम यहाँ क्लास में 1-1.5 घंटे की क्लास में बहुत लंबे समय तक नहीं बता सकते और ज्यादा चीजें नहीं बता पाएंगे, लिमिटेड स्कोप होता है यहाँ बताने का। तो 8 से 10 प्रश्न, 15 प्रश्न बहुत ज्यादा था। बाकी के 45, 50, 60 प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को निकालना पड़ेंगे। वो मेहनत है, और वो जो व्यक्ति कर जाता है वो वाली मेहनत, वो सिलेक्ट हो जाता है उस साल। तो जिस भी साल आप, मैं बता रहा हूँ, उस रास्ते पे बैठना सीख जाएंगे और वो मेहनत करना सीख जाएंगे, उस साल रिजल्ट आ जाएगा। ये साल कौन सा होगा ये आपको तय करना है। 2022 वाला है कि नहीं, 23 वाला होगा, 24 वाला होगा, ये आपको तय करना है, आपके हाथ में। आप कर सकते हैं। जिस साल आपको सफलता प्राप्त करनी है उस साल पूरा 1 साल, जैसे जून में एग्जाम है तो पिछले वाले जून से बिल्कुल बैठ जाओ कि इस साल हमको सफलता मिलनी है। तो प्रेस्टीज पॉइंट बना लो 10-12 घंटे रोज का, और जो हम तरीका बता रहे हैं, एक संगीत शुरू हो जाएगा। संगीत का स्वर मत बिगाड़ना और पढ़ते जाओ। पढ़ते समय में सुर नहीं बिगाड़ना चाहिए, जहां बेसुरापन लगे तुरंत नोट करो, फिर संगीत शुरू होने दो, फिर बेसुरापन लगे तुरंत नोट करो। तो पढ़ाई एक संगीत हो जाएगी, एक तालबद्ध, स्वरबद्ध, क्रमबद्ध रचना हो जाएगी। फिर आप देखना सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। एक भी जगह सुर बिगड़ता है उसको नोट करो, जहां पे भी दिक्कत आती है उसको नोट करो। जहां लिखा हुआ है कि यहाँ मिनीमाटा डिजीज हो जाती है तो वो प्रश्न है, पारे की मात्रा बढ़ जाती है और हम बोलते हैं कि जैव आवर्धन है, बायोमैग्निफिकेशन है, तो बायोमैग्निफिकेशन प्रश्न है। मछलियों के माध्यम से होता है तो मिनीमाटा डिजीज है, मनुष्यों में जो डिजीज होती है तो मिनीमाटा का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि यहाँ आकर के क्रम बिगड़ गया ना, हमने कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी तालाब में, नदी में, कि मछलियां जो है उसको खा करके बीमार हो रही हैं और फिर उन मछलियों को खा करके हम भी बीमार हो रहे हैं। तो यहां तो क्रम टूट गया, जो डेवलपमेंट होना था और प्रकृति का जो चक्र चलना था, साइकिल चलना था, वो साइकिल में क्रम टूट गया। ये तो इंटरडिपेंडेंस है, तो उसी क्रम में चलना चाहिए, उसके बजाय क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या फिर रिदम ही टूट गया, या ब्रेक हो गया, इसका मतलब बेसुरापन आ गया। बस वहां नोट कर लो, आपका प्रश्न बन गया, काम बन गया। इटाई हो जाएगा कैडमियम की वजह से, तो उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखो, फिर ये रहेगा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रकृति में प्रयोग हुए, मानव जाति ने विकास के साथ प्रयोग किया। कुछ लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए तो वहां से कुछ स्पीशीज लेके आ गए और उस स्पीशीज ने यहां आकर के तबाही मचा दी, क्योंकि वो यहाँ की थी नहीं और यहाँ उसको पर्याप्त खाने को बहुत कुछ मिल गया तो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। इनवेजिव स्पीशीज, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इनवेजिव स्पीशीज। तो इनवेजिव स्पीशीज का प्रश्न आ जाएगा। किस्टोन स्पीशीज हमेशा आता है, किस्टोन स्पीशीज बहुत ही यूनिक होती है, थोड़ा सा कुछ करने से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है उनके, उससे थोड़ी सी भी उनकी गतिविधि बड़ा परिवर्तन लेके आती है, किस्टोन स्पीशीज, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको तरह तरह की स्पीशीज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब है ना संगीत को तोड़ती हैं। ये स्पीशीज संगीत को बिगाड़ती हैं या संगीत को और ज्यादा सुरीला बनाते हैं, या तो संगीत को बहुत ज्यादा सुरीला बना देती है तो वो
या फिर बिल्कुल ही संगीत बेसुरा कर देती है वो, दोनों तरह के प्रश्न। क्योंकि एक नॉर्मल संगीत होना चाहिए और वो फ्लो होना चाहिए, बहने वाला होना चाहिए। तो अब आप जब भी इग्नू से पढ़ें, विज्ञान कोश से पढ़ें, नोट से पढ़ें, किसी से भी आप पढ़ाई करें, प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। पैरासिटिज्म क्यों पढ़ते हैं हम लोग? पैरासिटिज्म के हमेशा प्रश्न आते हैं कि ये परजीवी है, क्योंकि वो होस्ट को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, होस्ट को प्रभावित करते हैं। अगर कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है तो उसका प्रश्न नहीं आएगा। अखबार में मान लिया जाए 2 लोग भोपाल से इंदौर के लिए निकले और बस में बैठे और वहां उतर गए और दोनों अपने अपने जहां जाना था वहां चले गए, तो अखबार में न्यूज आएगी क्या कि 2 लोग कल भोपाल से बैठे थे बस में साथ में और इंदौर में उतर गए और दोनों एक दुकान में चला गया, एक मॉल में चला गया? ये न्यूज है क्या? क्या होगी? 2 दोस्त बैठे थे, रास्ते में झगड़े, एक ने दूसरे की हत्या कर दी, न्यूज बनेगी ना? ये तो प्रश्न निकालना सीखो। पैरासिटिज्म का क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि एक होस्ट है और एक पैरासाइट है। एक नुकसान पहुंचाता है और एक सहन करता है, एक के ऊपर बीतती है और वो सहन करता है, उसको नुकसान होता है, लॉस होता है, एक को गेन करता है, एक गेन करता है। दोनों गेन करते हैं, वो भी न्यूज बनती है। म्यूचुअलिज्म, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सिम्बायोसिस, सहजीविता, क्योंकि ऐसा भी प्रकृति में बहुत कम होता है कि 2 अलग अलग हों और साहचर्य कर ले, कोऑपरेशन कर ले, सहयोग कर ले और दोनों को फायदा हो जाए। जनरली एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, ऐसा होता है। या कंपटीशन होगा तो दोनों को नुकसान होगा। मान लिया जाए बियर्स हैं, भालू लोगों का, वो आपने मोगली वाला वो जंगल बुक देखा होगा, तो उनको शहद बहुत पसंद होता है, तो शहद का एक ही छत्ता गिरा और 8-10 भालू दौड़े, तो ये कंपटीशन है, तो माइनस होगा, सभी को नुकसान होगा उसका। थोड़ा थोड़ा सबके हाथ लगेगा, थोड़ा पानी में बह जाएगा, थोड़ा इधर उधर बिखर जाएगा, क्योंकि झगड़ा होगा मधुमक्खी के छत्ते के लिए। तो इसको बोलेंगे कंपटीशन, जिसमें सबको नुकसान होता है। जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबको नुकसान होता है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा खबर नहीं होती, क्योंकि ये कॉमन चीज है नेचर में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिर खबर 2 ही तरह की होती है कि दोनों को फायदा हुआ। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि दोनों को फायदा कैसे हो सकता है? एक का फायदा एक का नुकसान तो समझ में आता है, या सभी का नुकसान है ये भी समझ में आता है, क्योंकि कंपटीशन है, रिसोर्सेज कम है, लोग ज्यादा हैं, तो सब भागेंगे तो कम ही लोगों को मिलेगा, तो नुकसान होगा। दोनों को लाभ हो जाता है तो ये भी एक आश्चर्य की बात है, और एक को फायदा और एक को नुकसान हो जाता है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात हो जाती है। इसलिए इन दोनों के प्रश्न बनते हैं। तो नेचर में से वो सारे उदाहरण ले लो, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जिसमें दोनों को फायदा होता है और जिसमें परजीविता, पैरासिटिज्म पाया जाता है। तो पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स इन एनिमल किंगडम, पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स इन प्लांट किंगडम। विकिपीडिया पे सर्च करो तो आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी, कई बार टेबल मिल जाएगी, कई बार गूगल में इमेजेस में जाओगे तो इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, बस वहां से नोट कर लो, आपकी पढ़ाई हो गई। तो बहुत सरल करके बता रहा हूं, जो लोग बायोलॉजी के नहीं हैं, साइंस बैकग्राउंड के नहीं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को नहीं जानते, वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। फूड चेन को समझना क्यों जरूरी है? फूड चेन एक नॉर्मल समझ है। अब यहां मैं जो टेस्ट देता हूं, या आज भी मैं एक टेस्ट ले रहा था, उसमें देखा मैंने कि वो नाम डाल देते हैं उसमें, तो आपको पता, नाम से पता नहीं चलता। अगर फिश लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मछली है, लेकिन फिश का कोई स्पेशल नाम डाल दिया तो ऐसा लगेगा कि ये है क्या। पहले तो ये पता करो कि ये है क्या, ये एक मच्छर है, या ये मछली है, या ये सांप है, कुछ भी नहीं पता आपको।
तो कौन किसको खाएगा ये कैसे पता चलेगा? तो आपको एक समझ बनानी पड़ेगी। अब जो बहुत प्रसिद्ध मछलियां हैं उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रसिद्ध मच्छर होंगे उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो भी प्रसिद्ध है। आप कहोगे सर मछलियां तो 5000 तरह की हैं या 10,000 तरह की, तो 10,000 करें, नहीं, प्रसिद्ध वाली 25-30 होंगी, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि कल से उसका नाम आए तो यूपीएससी ने स्टिकलबैक पूछ करके कंफ्यूज कर रखा है, हेरिंग्स पूछ करके भी कंफ्यूज कर रखा है। तो हेरिंग्स बोलता है इसका मतलब मछली है, स्टिकलबैक बोल रहा है मतलब मछली है, मोगुल बोल रहा है इसका मतलब मछली है, म्यूरल बोल रहा है इसका मतलब मछली है, ग्रास कार्प बोल रहा है मतलब मछली है, सिल्वर कार्प एक मछली है, कार्प जिसमें भी लगा है वो सब मछली, मिरर कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ठीक है, माइनर कार्प, मेजर कार्प, ये सब फिशेज है। तो आपको सबसे पहले ये तो पता चले कि कौन क्या खाएगा, वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो ये है क्या, तब तो आप अंदाजा लगाओगे ना। तो यूपीएससी में अधिकांश सिली क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं, गरा कैसे ठोकते हैं, अच्छा ये ग्रॉस हॉपर का टाइप है, मतलब ये तो कीड़ा है जो घास वास पे बैठता है, हाँ तो इसमें क्या है, इसको तो घास खाने वाला कोई जानवर भी खा सकता है, कोई भी खा जाएगा, सांप खा जाएगा, मेंढक खाता फिरता है, अच्छा इसको मेंढक खा जाए, तो आपको पता तो चले कि घास पे फुदकने वाला जीव है, आपको पहले पता तो चले ना। ग्रास हॉपर, लीफ हॉपर अगर लिखा तब तक समझ में आ जाए, लेकिन अगर उसका कोई नाम लिख दिया, शिस्टोसर का लिख दिया तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए जूलॉजिकल नेम भी साथ साथ करते जाओ। तो इकोलॉजी का ज्ञान के साथ साथ विशिष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त करना, लेकिन आपको सामान्य समझ जो है उसकी डेवलप करना, ठीक है। तो आपका प्रश्न ठीक होने की संभावना बढ़ती जाएगी। बहुत विशेषज्ञ नहीं बना रहे आप, हम नहीं कह रहे कि 5000 मछलियों के नाम याद करो या 200 भी याद करो, 25 जैसा मैंने अभी बताया, 25 तो करो भाई। हिप्पोकैम्पस लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये समुद्री घोड़ा है और एक मछली है, नाम भले सी हॉर्स हो उसका, लेकिन वो फिश है, ये पता होना चाहिए। ब्रिटिल स्टार क्या है, आप में से बताओ जरा कोई, ब्रिटिल स्टार कोई भी बायो वाला नहीं है, ब्रिटिल स्टार किसको कहते हैं? लिटिल स्टार नहीं, ब्रिटिल स्टार। इकाइनोडर्मेटा, ब्रिटिल स्टार, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म जो स्टारफिश वाला ग्रुप है, एंटीडॉन, सी लिलीज, बताए थे, भूल गए आप लोग। इक्तियोफिस, इक्तियोफिस क्या है? इकोलॉजी एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाओगे, उसके प्रश्नों को ठीक करने के लिए, फूड चेन को समझने के लिए, फूड चेन बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा मासूम भी लगता है कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी है, ये टॉप है, हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता उसको खा जाता है, उत्पादकों को, प्रोड्यूसर्स को खा जाता है, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने, और ट्रॉपिक लेवल 1 ऊर्जा का स्तर पहले नंबर का, पोषण स्तर पहले नंबर का, उसी को बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर उन्हीं को कहा जाता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी वाला प्राइमरी वाले को खा जाएगा, टर्शरी वाला सेकेंडरी को खा जाएगा, और टॉप वाला किसी को भी खा सकता है नीचे से। तो बहुत सरल लगता है, बहुत मासूम लगता है, लेकिन सीरीज बना के दे दी जाए तो बताओ, इनमें इनको सीक्वेंस में जमाओ, फूड चेन बनाओ इसकी। इसमें प्रोड्यूसर कौन है, इसमें प्राइमरी वाला कौन है, सेकेंडरी वाला कौन है, टर्शरी वाला कौन है, तो ना आपको तो उसकी हाइट और साइज और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, शेप वगैरह कि ये है क्या, तो फिर सीक्वेंस कैसे दोगे? अधिकांश प्रश्न ऐसे आते हैं सीक्वेंस देने वाले।
फिर हम कहेंगे देखो फूड चेन से एक क्वेश्चन आया था, आप कहोगे फूड चेन तो हमने रट लिया था, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? तो फिर से जो हमने पढ़ाया था एनिमल किंगडम में डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी आपको पढ़ाया था, उन चीजों को फिर से थोड़ा रिवाइज करो। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताया, जो रिदम बिगाड़ते हो, जो पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल हो, जो म्यूचुअलिज्म के यानी कि सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हो, और जो बड़े यूनिक एग्जाम्पल जिनके बारे में कहानियां कही जाती है, कुछ स्टोरीज बनी हुई हों, यूट्यूब पे जाकर के देखो, सब इंपॉर्टेंट एनिमल्स या सब इंपॉर्टेंट इकाइनोडर्म्स, सब इंपॉर्टेंट मोलस्कन्स, ऐसे कुछ निकालो तो वो आपको समझाएंगे, स्टोरी भी बताएंगे एक एक की, और वो आपको याद भी होगा, और परीक्षा में फिर आप फेमिलियर हो जाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। साधारण प्रश्नों को भी ठीक करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही सिली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पर आप कहोगे कि ये तो फूड चेन जैसी बिल्कुल बेसिक चीज पूछ रहा है, एक से एक चीज पूछने की तो इकोटॉन पूछ लेता, क्या कुछ पूछने का नहीं था, इको सेंसिटिव जोन पूछ लेता, नए पार्क बनाए उनमें से कुछ पूछ लेता। ये नहीं, वो पूछ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वनरेबिलिटी तय हो रही है और वहां एंडेंजर्ड होता हुआ जा रहा है, और कहीं न कहीं फूड चेन में से कोई न कोई एंडेंजर्ड हो रहा है या कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, उसके साथ स्टोरी बन रही है। तो वो सामान्य समझ तैयार करो तो जल्दी हो जाएगी। और खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मैंने बताया ना, जो रिदम तोड़ता है उसको पकड़ो। वो एकदम से 70-80 में से अगर एक भी आप प्रेयर बोल रहे हैं, जनगण मन कर रहे हैं, नेशनल एंथम बोल रहे हैं, जो भी बहुत बेसुरा गाएगा उसको, वो सबसे अलग दिखेगा। और आप अगर उसकी आवाज पहचानते हैं तो आप समझ जाएंगे, घूम करके लोग देखते भी हैं कि ये पूरा लय ताल सब बिगाड़ रहा है, तो वो एकदम ही अलग दिखता है भीड़ में। आपको भी इतना एनिमल में सब साफ से साफ दिखेगा वो कि ये प्रश्न है, बशर्ते आप उसकी आवाज पहचानते हो, आपको समझ में आता हो कि सुर, और आप खुद भी बेसुरे हो तो आपको क्या समझ में आए, तो सुर की पहचान करने वाला होना चाहिए। तो ये रही आपके तैयारी करने का तरीका, जो इन दिनों में आप पढ़ोगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी का पूरा सप्ताह का होमवर्क मैंने कल लिखवा दिया था आपको, जब इसको आप पढ़ने जाओगे तो ऐसे तैयार करो। कंटिन्यूटी फ्लो रहना चाहिए, संगीत की तरह लगना चाहिए। आप पढ़ाई करते जा रहे हैं संगीत, हमारा नोट्स आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ गलतियां हमने दुरुस्त की अनजाने में। अभी जब पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन लग गए थे, तो आपने देखा कि मनुष्य जो है वो बाहर निकलना बंद हो गया, तो जंगल के जानवर जो है शहरों में घुस आए थे, आबादी में घुस आए थे, मोहल्लों में घूम रहे थे। जंगली जानवर जो हिंसक और खूंखार जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं, वो हमारे मोहल्लों में थे, कॉलोनीज में आ गए थे शहरों की, क्योंकि वो शांति थी, कहीं बाइक नहीं चल रही है, कहीं फैक्ट्री पे कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो उनको लगा ये सब कहाँ चले गए मनुष्य। तो जब देख के आते हैं तो जो परिवार में जो सीनियर होते हैं वो मना करते थे कि देखो वहां जाओगे तो ये होगा, तो उन्होंने मखौल उड़ाना शुरू कर दिया उनका। कहाँ, कुछ भी तो नहीं होता है, कोई तो है नहीं, हम तो आगे तक जाएंगे। माता पिता की हिदायत जो है उन्होंने मानी नहीं और वो आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो वो एक दिखता है, इसका मतलब है कि प्रकृति बहना चाहती है, लेकिन कुछ रुकावट है संगीत, सुरों में कोई न कोई बाधा डालता है। तो कौन डालते हैं? हम लोग डालते हैं, हमारा ट्रैफिक, हमारा ट्रांसपोर्ट, शोरगुल, नॉइस पोल्यूशन, अजान, हनुमान चालीसा, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, वो सब चीजें, शोरगुल, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक। अच्छे अच्छे हाईवे जो है वो बंद हो गए थे, तो हाईवे पे वो बेरोक टोक आने जाने लगे थे, नहीं तो वाहन से टकरा के कोई मर जाता है तो मैसेज जाता है भाई उधर एक्सीडेंट हो गया, आज के बाद जाना नहीं है। समझते हैं, वो सीख जाते हैं।
तो यही बिहेवियर जो है लर्निंग कहलाता है, सीखते हैं वो लोग। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न कैसे होंगे। फिर पेंडेमिक आया तो क्यों आया? ज़ूनोटिक डिजीज, जंगलों में गए और उन जानवरों को खा गए जिनको कभी खाया नहीं था। तो बिल्कुल नए टाइप के जानवर को खाओगे तो उसके शरीर में जो कुछ भी है वो आपके पास आ जाएगा और म्यूटेंट बन के, म्यूटेशन होकर के नया कुछ बना देगा, तो बीमारी बन जाएगी। हो सकता है जिसको पहली बार कोरोना हुआ हो उसने सिर्फ डोनेशन देने का काम किया हो, उसको खुद को कुछ बीमारी ना हुई हो, क्योंकि उसने म्यूटेंट बनाया। उसके शरीर में तो वायरस पहली बार आया और अंदर आकर के वायरस ने बदलाव किया। अब वो जिसके संपर्क में आया वो आदमी मर गया, उसको तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसने तो केवल बदलाव किया। बदलाव करने में ही वायरस का लाइफ साइकिल पूरा हो गया और बदलाव करके वो जब दूसरे में संपर्क में आया वहां से बीमारी शुरू हुई और फिर वो जैसे जैसे नए नए मनुष्यों के संपर्क में आया वैसे वैसे उसकी आदतें बदल गई। तो यही वेरिएंट थे जो अलग अलग वेरिएंट के नाम से जाने गए। ठीक है, किसी नॉर्थ इंडियन की नौकरी अगर साउथ में लग जाए तो 15 साल वहां नौकरी करने लग जाए तो वो धीरे धीरे इडली डोसा सांभर ही मांगने लग जाएगा रोज, उधर का ही फूड मांगने लग जाएगा ना। फिर नॉर्थ इंडिया में कभी आएगा तो बोले तुम ये क्या खाते हो भाई, हम सिखाते हैं तुमको क्या खाना चाहिए। ठीक वैसा ही है वायरस के साथ भी। तो ये प्रश्न है, पेंडेमिक से कैसे प्रश्न निकल आएंगे? इकोलॉजी के संपर्क में कौन कौन आता है? इकोलॉजी, यहाँ इकोलॉजी, फूड चेन, ज़ूनोटिक डिजीज, कॉन्टाजियस डिजीजेस, और सबसे बड़ी बात है कि जो एडिबल स्पीशीज है, लॉन्ग टर्म से आप जो बहुत लंबे काल से जिन जानवरों को आप खाते हो, तो आप बकरी खाते हो, मुर्गी खाते हो, तो ये खाते रहते हो आप लोग। लेकिन जब बर्ड फ्लू आता है तब क्या करते हैं? बहुत सारी मुर्गियों को गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया जाता है। तो उनको लगता है कि अभी सुबह तो सारी मुर्गियां स्वस्थ थी, लेकिन 11 बजे के आसपास 30-40 मुर्गियों की गर्दन लटक गई। अब ये क्या दिक्कत है भाई? बोले इनका बुखार बहुत बेकार वाला है और उनकी भी नाक बहने लगी है, ऐसा कि मतलब फ्लू हो गया। तो मुर्गियों के नाक से पानी आ रहा है और थोड़ी देर में लटक जाती है। वो इन्फ्लेमेशन को सहन ही नहीं कर पाती, वायरस को सहन ही नहीं कर पाती। अब इस मुर्गी को यदि किसी इंसान ने खाया तो ज़ूनोटिक डिजीज होगी, और होती भी है। इंसान को एवियन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है। बोले आदमी को स्वाइन फ्लू हो गया, सुअर वाला, भाई आदमी को कैसे हो गया? तो जो नॉन स्पीशीज है, ज्ञात जातियां हैं जिनको खाया जाता है और हजारों सालों से या यूं कहें कि सैकड़ों सालों से जिनका पालन हो रहा है खाने के लिए, वो तक बीमारियां पैदा करती हैं। तो नॉन स्पीशीज जो जंगल में चमगादड़ लटका हुआ था किसी पेड़ पे और बड़ा बदसूरत सा है, और आप उसको वहां से उखाड़ लाए और उसका सूप बना के पी गए, अब वो तो पता नहीं कितने वायरस लेके बैठा हुआ था। तो सूप पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई। चमगादड़ का सूप पियोगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। ज़ूनोटिक डिजीज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेचर का रिदम आप बिगाड़ोगे, संगीत बिगाड़ोगे। नेचर में से आप किसी का कुछ उठा लाए एनिमल और आपने पाला और उसकी खेती कर ली और हजारों कर ली और खा गए, नेचर को लगता है ठीक है, तुमको लगता है कि पेट में ये सब जाना चाहिए और हमारा पोषण इसी से होगा, तो तुमने खा लिया, नेचर माफ कर देते, खा लो चलो। क्योंकि हमने तो 1 या 2 बच्चे पैदा करने की उसमें गुंजाइश रखी थी या 4-5 की रखी थी, तुमने हजारों कर दिए एक मुर्गी से या इससे। आर्टिफिशियल मेथड भी यूज कर रहे हो, पालन भी कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी भाई। तो सारी रिस्क तुम्हारी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भी तुम्हारी रिस्क है। ये इन्वेजन हो जाएगा, इन्वेजिव स्पीशीज। जैसे एक मछली को लाए थे मध्य प्रदेश में, यहीं पे भी, इसमें भी एक कौन सा तालाब है वो, वहाँ BHEL में, जब हम पिपरिया कौन सा वो पिपरिया है क्या है, पिपलानी है, हाँ पिपलानी के तरफ जब जाते हैं तो BHEL से जाते हैं ना, तो एक तालाब आता है इधर लेफ्ट साइड में।
उसमें भी इन्वेजिव स्पीशीज है फिश की, वो सारी स्पीशीज को, लोकल स्पीशीज को सबको खा गई, केवल वही वो जिंदा है। तो आप बाहर से सोचें पानी में कोई मछली डालते हैं पानी साफ रहा करेगा, पता चला वहाँ लोकल स्पीशीज सारी खा जाए, पानी फिर गंदा, क्योंकि वही साफ करते थे, पानी साफ करने वाली स्पीशीज तो सब गायब, और वो गंदगी गंदी सी स्पीशीज आ गई, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए। तो वैज्ञानिक ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो आक्रमण करती है आकर के। तो भारत में इन्वेजिव स्पीशीज की लिस्ट देख लेना, इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव फिशेज इन इंडिया, इन्वेजिव एनिमल्स इन इंडिया, ऐसा करके सर्च करोगे तो इन्वेजिव आ जाएंगे। इन्वेजिव स्पीशीज प्लांट में जाओगे तो कांग्रेस घास, कांग्रेस लेके आई थी इसलिए उसका नाम रख दिया कांग्रेस घास, पार्थेनियम, गाजर घास भी बोलते हैं। हरित क्रांति हुई उससे पहले गेहूं मंगवाया था अमेरिका से, तो अमेरिका ने गाजर घास भेज दिया गेहूं में डालकर, बीज डाल दिए उसके, और वो गाजर घास की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। उसको उखाड़ने जाते हैं तो एक्जिमा हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, इसलिए आपका प्रश्न आता है गाजर घास पे, पार्थेनियम, इन्वेजिव स्पीशीज। आ गया समझ? और वहां तो हम मोल लेने गए समस्या को, जोनोटिक डिजीज हम ही लेके आए उसको। HIV भी ऐसे ही हुआ था, कोई आदमी जो है मनुष्यों के साथ सेक्स कर रहे थे, फिर गे हुए, होमोसेक्सुअल हुए, ये सब होते रहे, लेस्बियन और गे वाला, वो वहां तक भी टिकता, मनुष्यों तक था। वो रिसस मंकी के साथ जाकर के उसने सेक्सुअल रिलेशन किया, रिसस मंकी से जो है वो HIV आ गया, और वो HIV बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए। जोनोटिक डिजीज ऑल्सो, इबोला भी यही था। तो अब आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे बताए हुए प्रश्न परीक्षा में आए, 15 आए, 20 आए, 10 तो आ ही जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए मैं इन सब चीजों का जिक्र कर रहा हूं और आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ोगे। जो डिस्टर्ब कर देते हैं चीजों, सब कुछ ठीक चल रहा था, डिस्टर्ब जिसने भी किया, इसलिए डिजीज जितनी भी है, प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, वो डिस्टर्ब करती है। मनुष्य जी रहा था, अचानक से किसी ने आके बीमारी पैदा करना शुरू कर दी, परीक्षा का प्रश्न बनेगा। पौधे उग रहे थे, उत्पादन हो रहा था, आप खा रहे थे, प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई पौधे में। गन्ना चीनी बनाने के काम आता है, रेड रोड हो जाता है उसमें, गन्ने को काटते हो लाल निकलता है उसका रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, फंगल डिजीज है, कोर्स में आ जाएगा। आलू का बताया था, वीट का बताया था, ब्लैक रस्ट, रेड रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, तो ये कई तरह की रस्ट होती है। काला किट रोग, भूरा किट, काला किट, रस्ट हो जाता है। तो ये सब फंगल डिजीज है, जो भी उत्पादन को नुकसान पहुंचाए, जो भी सामान्य जीवन को नुकसान पहुंचाए, जो भी बीमारियां उत्पन्न करे, वो सभी प्रश्न है। तो लिस्ट बनाओ, सब तरह की लिस्ट बनाओ, जहां जहां पे भी समस्याएं पैदा हो रही है उसकी लिस्ट बनाओ, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। कुछ एंटीबायोटिक अगर साइड इफेक्ट करने लग जाएंगे, डिस्टर्ब कर जाएंगे, उनका आ जाएगा। 20 साल तक प्रश्न पूछा गया एक पेन किलर का, जो पेन किलर के तौर पे लगाया जाता है, मनुष्यों में भी लगाया जाता है, लेकिन खास करके एनिमल्स में, केटल्स में। बताओ, नाम बताओ। 20 साल तक क्वेश्चन आया उसका, अब थोड़ा ठंडा हुआ है वो। हाँ, नहीं पेनिसिलिन, ऑक्सीटोसिन भी नहीं। पुराने लोग, जिससे गिद्धों की प्रजाति कम हो गई, यस, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक 20 साल तक क्वेश्चन कंपटीशन में बना रहा, अब जाके 2-3 साल से कम है, पिछले 4 साल से कम।
लेकिन वो 1998 से लेके 2018 तक लगातार, शायद ही कोई साल रहा हो तब इंटरव्यू में, मेंस में या उसमें प्रश्न ना पूछा गया हो। डाइक्लोफिनेक 2004-3 में हम लोगों से इंटरव्यू में जब पूछता था तो पूछने वाले की आंखें ऐसी चमकती थी, हमने तुमको बेटा वो पूछा है ना जो तुमको नहीं आता, और है बहुत इंपॉर्टेंट। तुम जाके गूगल में देखोगे, गूगल आ गया था उस समय में, तो तुम जाके गूगल में देखोगे या किसी से पूछोगे कि क्या है, और जब वो बताएगा तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम जाके देखो क्या पूछा हमने। तो इतना घमंड होता था उनको जब वो डाइक्लोफिनेक पूछते थे। 2010 के आसपास पूछने वाले को बड़ा शर्म से आने लगी, वो धीरे से पूछता था। डाइक्लोफिनेक तो आप जानते ही होंगे। फिर उसको तो पूछता नहीं था, बोलता था कि अब वो डाइक्लोफिनेक का एक और ऑल्टरनेट आया, उसकी भी समस्या है, मतलब इस तरह से पूछने लगा। उसको तो वो खुद ही बता देता था कि ये एक पेन किलर है। और ये इतना ज्यादा केटल्स में लगा कि केटल्स जब मरे और फिर उनको गिद्ध ने खाना शुरू किया, वल्चर्स ने, तो गिद्धों की मृत्यु होने लगी। तो केटल को तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना किसको हुआ, गिद्ध को। तो भारत के सारे गिद्ध गायब हो गए। तो वल्चर प्रोजेक्ट आया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वैसे प्रोजेक्ट वल्चर, गिद्ध परियोजना। और गिद्ध बचाए जाने लगे, खास करके मध्य प्रदेश में। तो एमपी से जो इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी में, उनसे जरूर पूछते हैं मध्य प्रदेश में गिद्ध परियोजना कहाँ कहाँ चल रही है, बताओ। तुम तो मध्य प्रदेश से आए हो, तो ऐसा लगता है जैसे गिद्धों के वहीं से लौट रहा तो मध्य प्रदेश वाले से ऐसे पूछा जाता है। भील गोंड भी ऐसे पूछते हैं जैसे ये उन्हीं की बस्ती में रहता है, झोपड़ी में से ही निकल के आया, गोंड के यहीं से पास में से ही निकल के आया। पूरा अधिकार पूर्वक पूछते हैं, मध्य प्रदेश से आए हो बेटा, बताओ। ऐसा सागर के बारे में, सागर यूनिवर्सिटी का खूब ही प्रश्न बनता है। सागर के बारे में भी ऐसे पूछता है, सागर के ही रहने वाले, जबकि कई लोग सागर नहीं गए। उन्होंने अभी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी नहीं देखी, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पर सब बराबर है। आपने मध्य प्रदेश बोल दिया, वो एक यूनिट है, तो बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा उसको। ऐसे मजाक नहीं कर साहब, वो हम तो इधर के रहने वाले हैं, निमाड़ के, और उससे नहीं होता। तुम भले निमाड़ में रहो चाहे कहीं रहो, मध्य प्रदेश पूरा पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, इसमें गोवा वाले सौभाग्यशाली हैं लेकिन वो जो है वो पहुंचते नहीं वहाँ, वो अपना वहीं बिजनेस करते रहते हैं, टूरिज्म वाला। तो कुछ नहीं तो रुमाल और बेंगल और वो सब बेच बेच के काम चल जाता है उनका, उससे ही कमा खा लेते हैं। कलेक्टर से तो ज्यादा ही कमा लेते हैं, क्योंकि लोग लुटाने के लिए तो जाते हैं वहां। तो वहां देखते हैं रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों को, ऐसे शॉर्ट्स में और उसमें, और वहां उनके पास होते नहीं, तो सबसे पहले तो वही खरीदने जाते हैं तो जो इसकी दुकान लगाता है उसी का पैसा बन जाता है सबसे पहले। तो आपको कलेक्टर बनने के बजाय आदमी को लगता है कि मैं कपड़ों की दुकान लगा दूं, ये ज्यादा अच्छा है। तो वहां के लोग पढ़ते लिखते नहीं, गोवा वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, ये सब धंधा करते हैं। ये क्या बोलता है, धंधा करते हैं, चोखा धंधा, सब धंधेबाज है, पढ़ाई लिखाई में कोई वास्ता नहीं। पढ़ते हैं बिहार वाले, जिसकी अपार संपदा है, बहुत बड़ा कल्चर है, गांधी, वो बुद्ध, महावीर, सब के सब वहीं भरे पड़े हैं। ऊपर से मिथिला आ जाता है पास में, भगवान राम, और इधर यूपी वालों के बड़ा झंझट है, सब महाभारत भी वहीं हुए, सब वहीं हुए। यूपी में ढेरों मंदिर है, मथुरा है, वृंदावन है, तो बहुत कल्चर, पूछने के लिए ढेरों प्रश्न। तो आपको वो प्रश्न भी साथ के साथ अभी एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला साथ के साथ तैयार करना पड़ेगा। पूरे इंटरव्यू तक की तैयारी करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वल्चर वाला प्रश्न मैंने बताया ना, वो ऐसे पूछता था। तो एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर्स या फिर कुछ जो कीटनाशक हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनके प्रश्न, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बड़े प्रसिद्ध हो गए क्योंकि बहुत नुकसान करते हैं, कैंसर होता है उनसे। तो
तो आपको उनके नाम ढूंढ के निकालना है। कीटनाशक कौन कौन से प्रतिबंधित, बैंड गवर्नमेंट बाय, बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन किन पे प्रतिबंध लगा रखा है कि इनको आप खेतों में नहीं छिड़क सकते। FSSAI वाले ने कौन से सर्टिफाइड कर रखे। आज ही दैनिक भास्कर के उस पे वेबसाइट पे वो दिया हुआ था कि भारत से आम सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ बेचे जाते हैं। तो मैं वो देख रहा था, तो यूएस का उसने यूएस का नहीं दिया होता। यूएस का खरीदता नहीं है आम, इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि कीटनाशक की मात्रा बहुत ज्यादा होती, पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही है कि आपका पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक होता है। गौमूत्र छिड़क करके, नीम का पानी छिड़क करके, नीम का तेल, ऐसी अगरबत्तियां आती है ऐसी उसको लगा करके कीड़ों को दूर किया जाता, केमिकल्स नहीं छिड़कते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में न केवल फर्टिलाइजर को प्रतिबंधित किया गया है बल्कि पेस्टिसाइड्स को भी। इसलिए ऑर्गेनिक फूड बहुत महंगा होता है क्योंकि उससे कैंसर नहीं होता। और ये जो पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर्स हैं, तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आने लगे हैं यूपीएससी में। 4 प्रश्न मिलेंगे इस साल, आपको बता देता हूं, पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइजर से। क्योंकि और या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था। नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आप काऊ डंग डालते हैं और गोबर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप वेस्ट जो डाला जाता है वो एनिमल वेस्ट और प्लांट का वेस्ट वो डाल करके, और आप नाइट्रोजन की कमी और तमाम एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करवाते हो। नेचुरल फार्मिंग में ऐसे कुछ केमिकल्स और ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मिट्टी में खुद ही फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए बाध्य करते हैं उसको, फर्टिलाइजर नहीं डालते। नेचुरल वाला फर्टिलाइजर नहीं डालते। नेचुरल फार्मिंग डिफरेंट चीज है। तो भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट की है, न कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो तो केरला ने की थी और उसका नुकसान उसको हो गया, सॉरी श्रीलंका में। फूड क्राइसिस जो श्रीलंका का है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वही राजपक्षे ने क्या किया, गोटाबाया ने, उन्होंने रातों रात कहा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ, कल से जो है यहाँ पर केमिकल फार्मिंग नहीं होगा। और नहीं होगा तो घाटा में, एकदम घाटा हो गया। इतनी बड़ी जनसंख्या का भोजन, क्योंकि निर्यात पहले, आयात जो है वो पहले ही बंद कर रखा था। कई चीजों का निर्यात कर पहले से कर रहे थे, नहीं तो बफर स्टॉक बना लेते, वो उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाए। तो कम पढ़े लिखे और तानाशाह टाइप जो लोग होते हैं ये गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे पूरी जनसंख्या को गड्ढे में डाल देते हैं, उसके बाद हाथ पैर खड़े कर देते हैं। तो बहुत सारे कम समझदार लोग बहुत सारा नुकसान करा देते हैं। और कई बार जो है वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते, जिम्मेदारी भी नहीं उठाते। कई बार किसी एक व्यक्ति की गलती से ही शादी में खाना कम पड़ जाता और खाने में अव्यवस्था हो जाती है, और वो गलती स्वीकार भी नहीं करता और भाग खड़ा होता है। वो पहले ही भाग जाता है। दूर का रिश्तेदार होता तो भाग जाता है, और एकदम करीबी होता भाग नहीं सकता, तो रोने लग जाता है, बोले मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जग असाई तो हो जाएगी, इतनी जल्दी तो राशन भी नहीं लाया जा सकता, इतनी जल्दी तो फिर बनता भी नहीं है, तो सब लोग भूखे जाते हैं, गालियां देते हुए जाते हैं। तो आपने अच्छे के लिए बुलाया था, काफी कि वाहवाही मिलेगी, सब तारीफ करके जाएंगे, उल्टा गालियां मिली और लोगों ने कहा इसके यहाँ कभी मत आना कोई, और इसके यहाँ तो अपनी लड़की या लड़की की शादी कोई करना भी मत, महामूर्ख लोग हैं। अब वो पहले जब एक्टिव होता है तब उसका रुतबा देखो, वो फोटो भी खिंचा रहा होता है, सबसे आगे भी होता है, उसकी शानो शौकत भी होती है, उसका कॉन्फिडेंस भी देखते ही बनता है। लेकिन बात बिगड़ती है तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं कहाँ कोने में जाके बैठ जाते। ज्यादा कुछ बात हो तो हिटलर की तरह आत्महत्या भी, ऐसे ही देश खतरे में पड़ता है। तो आप उस उत्साह पे मत जाओ जो उत्साह पहले दिखता है। बात यह कि जब स्थिति बिगड़ जाएगी और बहुत ही बेकार हो जाएगी
तब लोग जब ढूंढेंगे तब वो कहाँ मिलेगा, उसके बारे में सोचो। समझदार आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। यही तो लोग ढूंढ रहे हैं ना गोटाबाया राजपक्षे, वो बाहर नहीं आता, तभी उसने अब प्रदर्शन पे और सब पे रोक लगा दी वापस। लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम अब रहने ही दो, तुमसे नहीं होगा। तो श्रीलंका की स्थिति आप देख रहे हो, यही स्थिति बहुत सारे देशों में हुई है। तो ये जितने भी हाइपर होते हैं ना, इन सबको ढूंढते हैं लोग, बाद में बुरी तरीके से ढूंढा जाता है। और एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली होती तो वो किसी के ऊपर डाल भी नहीं पाते, क्योंकि तुमने तो सुनी नहीं। एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं मैं तो इसको 1 साल से समझा रहा था, ये मानता नहीं है। वो तो मीडिया में आके सबसे पहले भागेंगे। कई लोग तो इस्तीफा देख के भाग भी जाते हैं पहले से। हमको मालूम है ये मरवाएगा एक दिन, क्योंकि यहाँ मामला ठीक नहीं है। ये तो मैं कुछ कहता हूँ सुनता नहीं है, और स्थिति उसको मालूम है कि ऐसा आदमी किसी भी दिन गड़बड़ कर सकता है। और कंडक्टर समझाए और ड्राइवर न माने और तेज तेज भगा और बार बार मोबाइल पे बात करे, कभी सिगरेट सुलगा ले, कभी ड्रिंक करने के लिए बोतल उठा ले, तो आप देखोगे कि 1-2 स्टेशन के बाद कंडक्टर उतर जाएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये गाड़ी जाने वाली कहाँ है, और उसके बाद जूते ही कान है। अगर जिंदा या तो मरेंगे या फिर जिंदा रहे तो जूते खाएंगे, तो वो उतरता जाता है। तो ऐसे जो भी समझदार लोग हैं वो सब उतरते जाते हैं धीरे धीरे। बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले सब उतर जाते हैं। तो जब भी कोई इस्तीफा देके भाग रहे हो बहुत सारे लोग, समझदार लोग, महत्वपूर्ण पदों से, तो समझ लो कि गाड़ी बहुत तेज गति से कहीं बहुत, और हम सब सवारी हैं, पूरा भारत सवारी है, पूरा श्रीलंका सवारी है, और पूरा रूस पुतिन के अंदर में, सब लोग ये ड्राइवर पूरा कॉन्फिडेंट और बहुत बिंदास है। और बहुत सारे जो है, जब ऐसी बहुत रैश ड्राइविंग होती है तब बहुत सारे लोग इस बीच में खुद भी पार्टी कर रहे होते हैं अंदर, भले हिचकोले खा रहे हो लेकिन पार्टी चल रही होती है, और बहुत शाउटिंग और वो सब चल रहा होता है। और ऐसे में यदि कोई समझाए कि भैया ये मत करो, खतरा कुछ है, तो उसको पीट पाट भी देखे, तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो, सब ठीक ही चल रहा है, तुमको जश्न मनाते नहीं आता। तो तैयारी हमेशा विषम परिस्थितियों की जाती है। अच्छा चल रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें तैयारी क्या करना है। तैयारी तो विषम परिस्थितियों की होती है, ठीक है, कठिन चीजों की होती है। तो उदाहरण तो बड़े भयावह हैं चारों तरफ, जो एग्जाम्पल है वो तो बड़े खतरनाक है। मतलब अच्छी खबरें नहीं है, चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हो तो ठीक है, लेकिन अच्छी खबरें नहीं है। तो ये है। तो प्रश्न कौन से आएंगे समझ में आया ना, जो खाद्य संकट पैदा करे वो प्रश्न है। फूड क्राइसिस जिसकी वजह से आ जाए वो प्रश्न है, जिसकी वजह से कैंसर होने लग जाए वो प्रश्न है। क्योंकि आप खाना खाते हो तो कैंसर के लिए तो खाते नहीं ना, ऐसा सोच के थोड़ी खाते हो आप खाना कि आपको कैंसर हो जाए। खाना तो हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इस बीच में कैंसर हो जाए तो कारण ढूंढे जाएंगे, प्रोटीन ढूंढा जाएगा, रिजल्ट पता चला कि इसकी वजह से कैंसर हुआ। अच्छा, खाने की वजह से कैंसर हुआ। कीटनाशकों की वजह से, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं और कुछ ऐसे फंगीसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, जिनकी वजह से कैंसर हो जाता है। हरित क्रांति की देन है। हरित क्रांति की कल भी मैं बता रहा था, वाटर डिप्लेशन, वो भी इसका हिस्सा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो विपरीत परिस्थितियों को आप तैयार करते जाओ तो एक लिस्ट किसकी, तो कौन कौन सी लिस्ट बना लोगे समझ में आ गया। कैंसर कॉजिंग एजेंट जो प्रेजेंट है फूड में, एफएसएसआई की लिस्ट बना लो, और प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स की लिस्ट। भारत सरकार ने किस किस को प्रतिबंध लगा रखा है। परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो इसी के आ जाएंगे, उनके नाम याद रखोगे, वहां आ जाएगा कि ये क्या करता है। तो अब क्या करना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, ये केमिकल है क्या, दूसरा ये कहां से प्राप्त होता है, उसने कहां से ओरिजिन हुआ, इसका इंपैक्ट क्या होता है, शरीर पे कौन से हिस्से पे इंपैक्ट होता है, किस टाइप का कैंसर करता है, और फिर इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, या सरकार ने ये प्रतिबंध कौन से साल में लगाया, किसके तहत लगाया,
सो कार्सिनोजेंस इनको कहा जाता है, कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो भारत में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम। होमवर्क मिलता जा रहा है आपको? हाँ। आपको लग रहा है ना कि परीक्षा को घेरा जा सकता है, ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं है। आज आप परीक्षा को समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी है क्या। ये मैं एमपीपीएससी के लिए उतना दावा नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो उससे जिसका कोई लेना देना नहीं कहीं से, उसका भी प्रश्न बन जाता है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। एमपीपीएससी में कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऐसा भी आ जाए, इन दिनों में कोशिश तो कर रहा है वो सुधरने की, लेकिन कब वापस लुढ़क जाए कुछ नहीं कहा जा सकता उसकी गारंटी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना, बॉलिंग करने में आपको एक पता होता है कि एक स्पिनर होता है, गुगली करने वाला होता है, एक इधर ऑफ स्पिनर, ये लेग स्पिनर, ये जो है फास्ट बॉलर है, ये मीडियम पेसर है। हम इस तरह से बात करते हैं, तो हम बॉलर की वो भी जानते हैं, लेकिन एक बॉलर जो है पीछे पीछे आ रहा है, जैसा लगता है कि अभी आगे जाएगा वापस, और उसने वहीं से उल्टे फेंक दी तो ऐसे में तो आप आउट हो सकते हो ना। ये एमपीपीएससी ऐसे ही है, इसका कोई नियम नहीं है। दौड़ बहुत ही तेज दौड़ के आया, धीरे से ऐसे खिसका दिया उसने, बॉल को ऐसे नीचे से खिसका दिया। आप खेल के बताओ, अब बोले ये खेल है तो आउट, एम्पायर तो ऐसे उंगली उठा देता है, मतलब बाहर। ये तो बेईमान है, ये क्या तरीका हुआ? नहीं, बात नहीं, बॉल गई थी ना तो वो नियम है। यूपीएससी को सबसे अच्छा ये कि यूपीएससी में खेल के नियमों के हिसाब से खेल होता है, चाहे टफ हो चाहे जो भी हो। तो उसको कहेंगे नहीं आज बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, जब हम बहुत अच्छा कर देते हैं तो बोलते बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया। मतलब कुल मिलाकर के उस दिन फील्डिंग अच्छी हो तो उस दिन खेल जीतता है, क्रिकेट जीतता है। और एमपीपीएससी होता है तब कोई भी जीत जाता है, कभी कभी क्रिकेट भी हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो क्रिकेट आने लगा है। तो अब तैयारी, कोचिंग देने वाला किसकी कोचिंग देगा बताओ? क्रिकेट की देगा ना। आपको ऐसे अनप्रेडिक्टेड इन चीजों की तो नहीं दे सकता ना। प्रेडिक्शन तो इसी का हो सकता है जो नियमों से कुछ चल रहा है, जिसका सिलेबस है। तो कई लोग बोलते हैं सर आप ये भी पढ़ाओगे, एमपीपीएससी भी पढ़ाओगे। हमने कहा नहीं, एमपीपीएससी यूं तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी को कैसे पढ़ा सकते हैं हम? तो कुछ भी है, वो तो सन पूछ लेता और 4 तरह की तारीखें लिख देता है कभी कभी। 3 अक्टूबर को कुछ हुआ तो, और 3 अक्टूबर 1998 को कुछ हुआ तो उसने इधर अक्टूबर 5 कर दिया, उधर 98 का 96 कर दिया। 2 बार तो उसने अक्टूबर की तारीख में बदल कर दी, 2 बार में सन बदल दी, ऐसे करके उसने 4 ऑप्शन बना दिए। तो ये तो तुम काम चला रहे हो भाई, ये क्या है? मतलब जो क्या करना चाहते हो, किस बात की परीक्षा है ये? मतलब कि वो तारीख उसके दिमाग में घुसी कि नहीं? अगर घुस गई तो वो डिप्टी कलेक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो ये क्या तैयारी है? कुछ ऐसे उठपटांग भी नहीं देता कि 5 सितंबर है, 24 अक्टूबर है, और पूरा एग्जैक्ट वो इस टाइप से वो कुल मिला के आपको परेशान करना चाहता है कि तुम भूल गए ना, मतलब मैंने पूछा नहीं आया ना समझ में। तो जैसे आपके गांव में कोई एक बुड्ढा बाबा होता है, वो हमेशा, गांव कभी गए हो कि नहीं आप? अगर आप स्कूल में, शहर के स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो जरूर बुलाता अपने, तुम पढ़ते हो ना, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। 2 आदमी इधर गए, 2 आदमी उधर गए, ऐसा कुछ एक सवाल रखेगा, उसका उत्तर सिर्फ उसी को पता है आप किसी भी कीमत पे उसका उत्तर नहीं दे सकते। फिर आप 15 मिनट तक उसका सोचते रहो, लास्ट में वो बताता है, बोलते तुमने पूरा जन्म गवा दिया, तुमने पढ़ाई करके कुछ नहीं किया, हम उस जमाने के पढ़े हुए और हमको ये सब आता है। ऐसे बहुत मिलते हैं गांव में नमूने। तो ये एमपीपीएससी गांव वालों की परीक्षा है ऐसे नमूने उसकी परीक्षा के पेपर बनाते हैं, मतलब वो नमूने होते हैं वही उसको क्रॉस भी करते हैं वो हमेशा जूते खाते रहते हैं, जिंदगी भर आईएएस की डांट खाते रहते हैं पूरी जिंदगी। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कभी। उनको आईएएस अवार्ड हो जाता है तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमेशा दुखी रहते हैं, हीन भावना रहती है उनमें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना अंदर घर कर जाता है कि वो रंगा सियार होता है ना, कि कहीं बारिश ना हो जाए वैसा। नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मेरे को कलर कर रखा है,
तो नकली होता है, तो नकली प्रशासनिक अधिकारी। आ गया समझ में? मैं देखता हूं उनकी हालत, 25-25 साल हो गए उनको डिप्टी कलेक्टर, IAS भी अवार्ड हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि गुलामगिरी की आदत है, गुलामी की आदत है। अचानक फोन करो, जोर से बोलो जी सर करके कुर्सी पे खड़े हो जाए वहीं। उनको लगता है कोई बहुत ही बड़े बॉस ने बुलाया होगा, क्योंकि बहुत ही डांट के बोल रहा है। तो हमेशा एक डर होता है कि हम वो है नहीं और घुस गए हैं यहाँ, हम इस लायक नहीं है और घुस गए। लायक नालायक वाली बात तो मैं नहीं कहता, कई लोग नालायक हैं बहुत ज्यादा, IAS में भी बहुत सारे नालायक होते हैं, लेकिन एक इंफीरियरिटी तो रहती है, पूरी जिंदगी इंफीरियरिटी रहती है, उसमें वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। बट जानकार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 15-20 साल वो बिल्कुल पटवारी के साथ भी रहता है। दारू पीने वाले तो सब साथ में ही पी लेते, पीली पीली ग्लासेस होती हैं सबकी, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार एक दूसरे की भी उठा लेते, पता नहीं चलता। और वो नमकीन भी खा लेते हैं और खाना भी साथ में खा लेते हैं, और वो फिर ऐसे ही है, और खेतों में भी घूमते रहते हैं, और ऐसे ही। तो उनके वो डिस्टेंस नहीं रखते, तो उनको जमीन जायदाद की जानकारी भी बहुत है, नाप चोक, ये वो, इसका यूँ होता है, इसका यूँ होता है, इसका ये मर गया तो इसके बाद इसका इस पे नाम चढ़ जाएगा, इसका चढ़ाने के लिए इधर क्या करेंगे, उसका कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा तो ये इसको दे देगा तो यूँ हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा। 50 तरह की तिकड़म है और 50 तरह के जुगाड़ टुगाड़ तहसीलदार में, SDM में बहुत होते हैं। स्टेट सर्विस वालों को बिल्कुल एकदम महारथी होते हैं। तो वो जो RR होता है, जो डायरेक्ट वाला, UPSC से निकल के आया, IIT M.Tech, ये फलाना, लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, इंग्लिश ज़्यादा जानता है, उधर का टॉपर अलग है, तो यहाँ के लोग भी उसको बड़ा साहब मानते हैं। वो उसको कुछ नहीं पता क्या है, उसको कोई भी बुद्धू बना जाए इस मामले में, खास करके उसको ये सब पता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये। लेकिन एक आदमी यदि बिना औलाद के मर गया तो अब ये संपत्ति किसके पास जाएगी? तो दस्तखत भी वही करता है, बंटवारा भी वही करता है। उसके बाद शिकायत आती है तो बोले उसी से पूछ लो, तो पूछता भी उसी से, फोन करके उसी को पूछता है। पटवारी को तो लगा नहीं सकता है, तो फिर वही स्टेट सर्विस वाले काम आते हैं। तो स्टेट सर्विस वाले इस मामले में लोकल प्रॉब्लम्स बहुत जानते हैं। IAS जाता नहीं ना, ज्ञापन पकड़ने भी नहीं जाता, हमेशा SDM को, तहसीलदार को भेजता रहता। आपने देखा होगा, ज्ञापन तहसीलदार ने लिया, ज्ञापन SDM ने लिया, कलेक्टर नहीं पकड़ता, उसको डर भी लगता कि किसी ने थप्पड़ मार दिया। ये आदतन होता है इनको पढ़ता रहता है और बताते भी नहीं किसी। तो वही लोग जाते हैं, और वो कई बार हैंडल करना भी जानते हैं, कौन बदमाश आदमी के कंधे पे ही हाथ रख करके बाहर चले जाएंगे। कलेक्टर एक डिस्टेंस रखता है, IAS जो डायरेक्ट वाला होता है वो नहीं रखता। तो ये पूरा एकदम लोकल, उसका एक अलग ही सोशलाइजेशन है उसका, MPPSC का। तो वो डोमेस्टिक, और उसको रहना भी पूरी जिंदगी यही है। अब उसका तो ट्रांसफर भी हो सकता है, डेप्यूटेशन पे दिल्ली भी जाता है वो तो, RR वाला तो। ये तो पूरी जिंदगी यही निकल जाती है इसकी, डेप्यूटेशन बहुत ही कम होता है, रेयर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी ताकि थोड़ा बनाओ अच्छा बड़ा एम, नहीं तो आप ही को करना है। हमने दोनों तरह का करके देखा है, इसलिए अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम उसमें कभी शूट नहीं किए, कभी हम लोग सबऑर्डिनेट बन करके और ऐसे इतना सम्मान नहीं दे पाए किसी को, इस वजह से सक्सेस भी नहीं हुए। तो क्योंकि उतना झुकना जानते ही नहीं थे, इंफीरियरिटी घुस ही नहीं पाती थी अंदर, वही अपना हैकड़ी में रहते थे, तो जॉब करने में दिक्कत आती थी। नेता वेता को भी कुछ नहीं समझते थे। हमारा कलेक्टर प्रमोट ही था तो वो झुक जाता था, और झुक जाता था तो मंत्री के सामने बहुत ही झुकता था। मंत्री हमारे बारे में पूछता था, बोले ये कौन है, ये तो झुकते नहीं, तो इनको भेजो हमारे यहाँ कभी फैक्ट्री पे। वो हवेली पे बुलाते हैं, वैसे फैक्ट्री पे बुलाते, बोले फैक्ट्री पे भेजो। तो कलेक्टर बोले किसी दिन फैक्ट्री जाओ। मैंने कहा फैक्ट्री पे क्यों जाएंगे? बोले साहब का ऑफिस। अब मैंने कहा पर मैं तो अपने ऑफिस में आऊँगा ना, जहाँ मेरी ड्यूटी है, फैक्ट्री पे जाने का थोड़ी तनख्वाह मिलती है।
बोले नहीं फिर भी एक आध शिष्टाचार भेंट कर्टसी विजिट तो हो जाए जरा। मैं कहा हम नहीं जाएंगे किसी फैक्ट्री पे, हम तो यहीं रहेंगे। फिर वो तारीफ करता था, बोले तुम्हारे एक ही सही आदमी है और बहुत तेज है और बहुत सही आदमी है। तो उनको खुद को लगता था इसका मतलब हम गलत आदमी तो उन्हीं की इंसल्ट होती थी, खुद की इंसल्ट होती थी। तो ये होता है, इज्जत नहीं होती उसको। तो उनको मालूम था कि ये ज्यादा दिन टिकेगा। उसने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी, बोले इनसे नौकरी होगी नहीं, ये कुछ अलग है, ये इस प्लेनेट के नहीं है, ये चले जाएंगे, इनको सूट नहीं करेगा। वो खुद ही मंत्री खुद ही उनको बताता था कि ये चले जाएंगे, ये हमारे यहाँ नहीं आते, कोई बात नहीं ना है, आदमी अच्छे हैं और बहुत तेज हैं और बहुत आगे जाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से, ये इस नौकरी में नहीं रह पाएंगे। तो आपके दुश्मन या यूं कहेंगे प्रतिद्वंदी या जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी आपकी इज्जत करते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप उस एग्जाम को उस तरह से देके नहीं आए। सिलेक्शन तो हो जाता है, उनका भी हो जाता है, लेकिन कई बार पीछे होता है, बहुत पीछे होता है। उधर आईएएस बन जाते हो आप, इधर बहुत पीछे सिलेक्शन होता है, 300वीं रैंक आती, 200वीं रैंक आती, 50वीं 100वीं रैंक आती, उधर आप टॉप 10 में हो। तो ये अलग अलग नेचर है, इसको तैयारी करो अच्छे से। मैं बता रहा हूँ प्रेडिक्ट करने का तरीका। प्रॉब्लम कहाँ, उस प्रॉब्लम को ढूंढो, यूपीएससी निकल जाएगा। उसका मैं बता सकता हूँ आपको, यूपीएससी का। और 5 जून को पहले यूपीएससी है तो पहले उसी का कर लें, फिर 19 जून को होगी, देखते हैं अगर होगी तो फिर उसका भी बता देंगे आपको। 5 से 19 के बीच में, नहीं तो साल भर भी मिल सकता है आप, उसका कोई भरोसा नहीं है। न एग्जाम का, ना रिजल्ट का, ना सिलेबस का, ना पेपर का, किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं। और बाद में नौकरी लग जाए तो उसका भी नहीं, और नौकरी में जाने के बाद जीवन का भी नहीं कुल मिला के भरोसेमंद नहीं है वो, ठीक है ना। चल जाए तो बहुत कुछ, चाइनीज होता है ना, तो बल्ब लाते हैं तो उसी दिन भी शाम तक भी खराब हो सकता है, और 1 साल, कई बार 2 साल चल जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं होता। वैसा काम है। तो आप गारंटी वाले में आना चाहते हैं, फिलिप्स बजाज वाला लेके आते हो, तो एक रहता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि मिनिमम इतना तो चलेगा, तो वो रहता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया है, और जो YouTube पे भी सुनेंगे वो बहुत सारे, मेरा थोड़ा फोन वोन कम हो जाएंगे, नहीं तो मेरे को दिन भर परेशान करते हैं, आप यूपीएससी पढ़ाओगे, एमपीपीएससी पढ़ाओगे। अब मैंने कहा क्यों पढ़ाऊंगा यार मैं किसी भी चीज, हम तो एक ही चीज पढ़ाते हैं बस, उससे कंपटीशन निकल जाता है। ठीक है, चलिए, तो वहां तक पहुंचे हम लोग। एग्रीकल्चर से देखिए, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट का पार्ट कब कब हो जाता है। एग्रीकल्चर के 4-5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एग्रीकल्चर का होता है कल्चर एंड हिस्ट्री। जब आप पोंगल की बात करते हैं, बिहू की बात करते हैं, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल कटाई के त्योहार हैं। तो अब आप कहोगे कि क्या ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं है? तो सही, क्योंकि फसल का नाम आया है और क्रॉप हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन तो है, लेकिन ये कल्चर में चला जाएगा। भारत के त्योहार, देवी देवता हैं बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे बलराम जो है कृष्ण के भाई, हलधर कहलाते हैं, हल होता है उनके पास। तो जो किराड़ जाति होती है, शिवराज सिंह चौहान की जाति इधर बहुत है, बैतूल होशंगाबाद में, किराड़, धाकड़, किराड़, ये जो लोग होते हैं ये सब अपना इष्ट इसको मानते हैं, बलराम को, बलदाऊ को, बलदेव, बलदाऊ, बलराम, सब भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम है। और वो हल जो है वो रखते हैं, इसलिए आपने महाभारत में भी देखा होगा, वो युद्ध करने के लिए भी हल लेके आ जाते हैं। अब हल तो खेत की जुताई के लिए होता है, लेकिन वो उसी को लेके धारण करके ही घूमते थे। तो मतलब खेती के देवता है। तो अब ये तो माइथोलॉजी में चला गया या महाभारत में चला गया, तो फिर ये बोले ये कि एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर का पार्ट, तो बलदाऊ एग्रीकल्चर के पार्ट में भी हो जाते हैं, कल्चर में भी हो जाता है, माइथोलॉजी में भी हो जाता है। तो एग्रीकल्चर का एक हिस्सा तो यहाँ जाता है, इधर थोड़ा समझो, कल्चर एंड हिस्ट्री।
फिर हिस्ट्री में कैसे जाएगा? हिस्ट्री में समय समय पे एग्रीकल्चर को कैसे नापते थे, जमीन का बंटवारा कैसे होता था, अकबर के समय में कैसा, तो कौन सा गज था वो, इलाही गज, और वो क्या था, है ना। उससे पहले भी जमीन जायदाद की नापचोक कैसे होती थी, वो वाला मेजरमेंट ऑफ लैंड, वो वाला इशू। फिर उसके बाद क्रॉप्स कौन कौन से समय में कब कब आई, एग्जोटिक क्रॉप कौन कौन सी थी, ये सब भी खेती का। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से, यानी मनुष्य जब बस्तियां बनाने लगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए, मानव बस्तियां बनी, तब पहली बार कैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हुआ, कौन कौन से पौधे जो है फसलों के रूप में उगाए जाने लगे, ये सब एग्रीकल्चर की हिस्ट्री। फिर हमारे 5 ईयर प्लान्स में हरित क्रांति, ये सब एग्रीकल्चर की हिस्ट्री। फिर बैंक ने कब नाबार्ड बनाया या कृषि से संबंधित बैंक बनाया, कृषि भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कृषि से जुड़े हुए बैंक, तो बैंकों की शुरुआत। फिर किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत और सॉइल हेल्थ कार्ड और ऐसी चीजों की शुरुआत, और ये सब हिस्ट्री में आ जाएगा। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल पार्ट एग्रीकल्चर का जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीकल्चर का एक हिस्सा करंट अफेयर्स में आ जाएगा, जो करंट अफेयर्स में एग्रीकल्चर चल रहा है। ज्योग्राफी में जब जाओगे तब मिट्टी के प्रकार सीधा आपको एग्रीकल्चर से जोड़ेंगे। इरिगेशन का टाइप, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का वाटर दो अलग अलग तरह के पानी है। तो इरिगेशन वाले वाटर की जब बात करोगे तो कैनाल्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, डैम प्रोजेक्ट्स, और ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ेंगे। फिर क्रॉप्स, ह्यूमिडिटी, क्रॉपिंग पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ड्राउट मैनेजमेंट प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब ज्योग्राफी के पार्ट हैं। पराली जलाने और उसके बाद तो दरअसल वो पराली जलाने वाली बात जब आएगी तो फिर वो इन्वायरमेंट वाले हिस्से में आ जाएगी। बात जब पराली जलाने की आएगी तो कीटनाशक वाली बात आएगी, फिर इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो जहां पर भी एनोमेलीज हैं और जहां कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो कि नुकसान कर रही है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, तुरंत वो वाला एग्रीकल्चरल एनवायरमेंट वाला सिलेबस हो जाएगा। इकोनॉमी में जाओगे तो फिर एग्रीकल्चर पूरा इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। एग्रीकल्चर में, या यूं कहें कि इकोनॉमी में जो हम सेक्टर बताते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो हम बोलते हैं कि ये क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वाले चैप्टर भी यहाँ चले जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है वो इकोनॉमी में चला जाएगा, वो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अपने आप में जो है वो कई सब्जेक्ट के साथ, ब्रांच के साथ जुड़ता है। एनवायरमेंट के साथ जो एग्रीकल्चर ज्यादा जुड़ रहा है, वहां से प्रश्न आने की संभावना 5 प्रश्न वहां से आने की संभावना होती है, जहां एनवायरमेंट किससे जाके मिक्स हो रहा है, एग्रीकल्चर से, या एग्रीकल्चर मिक्स हो रहा है एनवायरमेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठा है, इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी के लिए डिजीज, फूड सिक्योरिटी, दूसरा डिजीज, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए फूड सिक्योरिटी में मिड डे मील और न्यूट्रिशन और वो सब सारी चीजें आ गई, तो बहुत ज्यादा चीजें मायने रखती है। इसलिए एग्रीकल्चर को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ना। वही मैंने अभी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और वो सब चीजें बताई आपको। फिर वो जो पराली जलाने वाला स्टिबल बर्निंग और वो सब मैंने बताया, तो वो इन्वायरमेंट के साथ सीधा PM 2.5 और PM5, वो जो PM10, PM5 और PM 2.5 वाली बात जो हम करते हैं ना, ये क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। तो पोल्यूशन से सीधा जुड़ जाता है एग्रीकल्चर का पार्ट।
वाटर पॉल्यूशन से भी जुड़ता है, एयर पॉल्यूशन से भी जुड़ता है, सॉइल पॉल्यूशन से भी जुड़ता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। ठीक है, इसलिए इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ता है। और फ्यूचर में जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्लानिंग है या जो एनडीसीज है, ये गोल आपको क्रिएट करना, तो फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, वो आपको फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको अगर जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ चाहिए, मकान बनाने के लिए अगर आपको पेड़ चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इमारती लकड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब चाहिए तो उसकी खेती करो, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट अपने खेत में लगाओ, फिर हार्वेस्ट करो उसको, फॉरेस्ट की फसल ले लो, फॉरेस्ट की फसल लो, तो अपनी जमीन उसमें आपको एंगेज करनी पड़ेगी। कुछ एग्रीकल्चर है लाइक झूम कृषि, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा आदिवासियों में, मध्य प्रदेश में भी बेगा जनजाति में, तो ये सीधे सीधे एनवायरमेंट से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो आग लगाते हैं जंगलों को और फिर उस जगह को खाली करके और वो करते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सीधा। मछली पालन, मत्स्यन, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये सीधा जुड़ता है हेल्थ के साथ और एनवायरमेंट के साथ। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप पढ़ते हो कि नहीं, तो वहां आपको लाइफ के 3 डिफरेंट फॉर्म मिल जाएंगे, खास करके 2 मिल जाएंगे, लेकिन आप जाकर के देखो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। आ गया समझ में। फिर सब्सिडी वाले और कुछ इश्यूज आएंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड और उससे, तो फिर वो क्लाइमेट फिनेंस तक जाएंगे, क्योंकि जो कंट्री कारपोरेट फार्मिंग करते हैं, सूटकेस कृषि करते हैं, ज्यादा कमाते हैं दुनिया भर में, तो वही फिर फंडिंग भी करेंगे, तो क्लाइमेट फिनेंस तक जाएंगे घूम फिर के। तो ये इस तरह से जो है आपका पूरा मिला हुआ। इन सब से जोड़ के देखेंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन, तो बहुत शानदार यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। तो एग्रीकल्चर का स्पेशल इशू आप लोग खरीद लीजिए, क्रॉनिकल ने निकाला होगा, किसी ने निकाला होगा, एग्रीकल्चर। उसके बाद 30-40 पेज का नोट्स होगा, जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 10 पेज जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए होंगे। वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। 10 पेज में 5 प्रश्न हो सकता है। इससे जुड़ी हुई योजना है, क्योंकि जब हम पीएम कुसुम को देखते हैं, तो पीएम कुसुम जो है वो सोलर प्लांट लगा रहा है और किसानों को, तो वो एनवायरमेंट भी बचा रहा है, और किसान के लिए चूंकि है पीएम कुसुम और वाटर पंप चलता है उससे, खास करके खेत पे जो पानी निकाला जाता है, तो उसके लिए आप ये थर्मल पावर यूज नहीं कर रहे, हाइड्रो पावर नहीं कर रहे, तो प्रदूषण नहीं हो रहा, नदियां प्रभावित नहीं हो रही, प्रदूषण नहीं हो रहा, डैम नहीं बन रहा, तो माइग्रेशन रिहेबिलिटेशन का मसला नहीं है। तो सीधा सीधा पीएम कुसुम जो है वो सोलर प्लांट से, विंड टर्बाइन से चलाने की कोशिश करना, ये सब चीजें अगर किसानों के लिए हो रही है, तो ये फिर एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर मिक्स हो जाएगा। तो आप प्रश्न उठा के देखोगे तो आपको लगेगा एग्रीकल्चर भी है, एनवायरमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है, एनवायरमेंट भी है, ऐसे 5 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहले से माथा पच्ची कर सकते हो, और नोट्स अलग से बना सकते हो। मुश्किल से 100 प्रश्न बनाओगे, उसमें से 5 आ जाएंगे। इतना अच्छा रिजल्ट आपको दूसरे फील्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में कृषि प्रधान देश कहा जाएगा, अभी भी प्राइमरी सेक्टर के तौर पे सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर रहेगा, और क्लाइमेट एक इशू के तौर पे रहेगा। और ये स्टूडेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पता होना चाहिए, खास करके फॉरेस्ट वालों को भी पता होना चाहिए। तो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले कुछ, पढ़ते कैसे पढ़ाई करोगे। देखो, मैं आपको 1-1.5 घंटे में यही बता सकता हूं कि आप घर जाके पढ़ाई कैसे करोगे, बाकी के 7 दिनों में करोगे क्या और उसको कैसे करोगे। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि नहीं आप अगले सप्ताह फिर आना, फिर 1.5 घंटे तक कुछ बताऊंगा, नहीं, वो नहीं होगा। मैं आपको कोच कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, टीचिंग नहीं कर रहा, वो टीचिंग हो जाएगी।
आज जो मैंने लेक्चर दिए पूरी तरह से 100% कोचिंग है, 100% कोचिंग। कोचिंग यही होती है कि आपको घर जाके क्या करना है, कैसे करना है। वो जो नोट डाउन कराते हैं ना, डिक्टेट कराते हैं, वो टीचिंग है। एक एक चीज मैं बताऊंगा, उसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। जो मैं बताऊंगा उसके अलावा कहीं नहीं जाओगे। और मैंने जो बताया केवल वो पढ़ोगे, और मैंने जिस किताब से बताया उसी से पढ़ोगे। मैंने आपके लिए ओपन सोर्सेज रखे, ओपन मेथड्स है, सब कुछ ओपन है। मैं आपको केवल एक दिशा दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं। इसको करो, एक सप्ताह अच्छे जम के मेहनत करो, खूब प्रश्न आएंगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, कल बताई थी, वो भी काफी होमवर्क था। आज बताया, किसी को फुर्सत मिलती है तो बताओ, तो वे बिजी करेंगे आप। फुर्सत मिलती है नहीं, काम काफी है, करो इसको। चलिए, शांति पाठ।